हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। हम लोगों ने 12th क्लास यूपी बोर्ड की सीरीज़ चालू की है, जो कि हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है और हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी सीरीज़ आती रहेगी और चलती रहेगी। हाँ, ये यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, पर इसके अन्य बोर्ड जो हैं वो भी इससे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है सेम मिलता जुलता होता है। कुछ आगे पीछे होता है पर सेम सब वही होता है बायोलॉजी में, बस थोड़ा आगे पीछे या कम या ज़्यादा होता है। पर सारे बोर्ड का सिलेबस जो होता है वो कुछ बायोलॉजी का ऐसा ही होता है। और हम लोग हिंदी मीडियम का कोर्स यहाँ बायोलॉजी का कर रहे हैं। कल हम लोगों ने यहाँ एंडोथीसियम तक स्टडी कर ली थी और आज हम लोग पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है? परागण जो होता है वो प्लांट में होता है, फूलों में होता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। मतलब पराग कण का पराग कोश के बाहर निकल के आना, मतलब पराग कण का जो है पराग कोश जो होता है उसको फाड़ करके जब बाहर निकल के आता है और वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है परागण की। तो आइए हम लोग फ्लावर के डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं ना, कल भी इसी कलर में पढ़ा था, आज भी में तो अच्छा नहीं लग रहा है, रेड ले लेते हैं। तो पहले आप लोगों ने समझ लिए थे ये होता है इसका फीमेल पार्ट और ये होता है इसका मेल पार्ट। ओके, समझ में आया? तो जो ये फीमेल पार्ट है ये अलग है, ये मेल पार्ट अलग है। तो मेल पार्ट में क्या होता है? परागकोश। ये फिलामेंट है, ये पुंकेसर है, और जो ये गोल गोल बना हुआ है इसको कहते हैं परागकोश। ये परागकोश की जो थैली होती है इसको फाड़ करके जब पराग कण बाहर निकल के आते हैं और आकर के यहाँ पर भंवरों के द्वारा हवा के माध्यम से कैसे भी आकर के इस वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो यह क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पुष्पासन क्या होता है? तो पुष्पासन उसमें नहीं बताया था, इसमें आप लोग समझ लीजिए। पुष्पासन मतलब जिस पे पुष्प बैठता है, पुष्प का आसन हो गया पुष्पासन। जैसे कि हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो ये हम लोगों का हो गया आसन, तो वैसे फूल जिस पे बैठा होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। ये हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब परागण के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार का परागण होता है। सबसे पहले होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब समान पुष्प जब आपस में परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब समान पुष्प, एक जैसे फूल होंगे, एक फूल होगा, एक फूल जैसे कि ये आपका हो गया परागकण हो गई, ये परागकण आकर के इसमें वर्तिकाग्र पर आएंगे तो ये एक ही फूल में कर रहे हैं परागण, तो यह हो गया सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण में क्या है? जैसे पॉलन, मतलब जो ये परागकण होते हैं इनको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो ये परागकोश होते हैं इनको एंथर बोलते हैं, जो ये पुंकेसर है इसको फिलामेंट बोलते हैं। जब पोलन ग्रेन आकर के इसमें वर्तिकाग्र पर आकर के यहाँ पे चिपक जाते हैं तो ये हो गया परागण हो गया। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। तो यह कैसा हो गया? स्वपरागण हो गया, मतलब समान पुष्प जब आपस में परागण करते हैं, एक ही पुष्प में परागण होता है, उसे समान पुष्प जब आपस में परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। सेकेंड परागण के प्रकार में जीरेनोगैमी। जीरेनोगैमी क्या होता है? तो आइए सीखते हैं, समझते हैं जीरेनोगैमी क्या होता है, और इसको करके भी सीखेंगे, फ्लावर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। मतलब ये होता तो स्वपरागण है पर हमें देखने में कैसा लगता है कि ये पर परागण है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है ये भाई। तो इसमें समान पौधा हो परंतु पुष्प अलग अलग हो ऐसा परागण क्या कहलाता है? जीरेनोगैमी परागण कहलाता है। मतलब समान पौधे होते हैं, जैसे एक फूल का पेड़ है तो उसमें दो, मतलब यानी कि फूल लगे हुए हैं, या फिर बगल का जैसे दो गुलाब के, रेड कलर के गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और दोनों एक में टच कर रहे हैं, तो इस पेड़ का उसमें परागण हो गया, उस पेड़ का उसमें परागण हो गया। तो यह स्वपरागण ही होता है और देखने में हमें कैसा लगता है कि पर परागण होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? समान पौधा हो परंतु पुष्प अलग अलग हो ऐसा परागण क्या कहलाता है? जीरेनोगैमी
परागण कहलाता है। ओके, तो जीरोनोगेमी में जैसे कि ये फूल है, यहाँ पे ये इस तरफ एक फ्लावर है और इस तरफ एक फ्लावर है, तो यहाँ से जो परागकण है आकर के यहाँ आ गए, इस पे इसकी वर्तिकाक पर आ गए, और इसके परागण जो है इसकी वर्तिकाक पर आ गए। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना कि मतलब फूल तो अलग अलग, समान पौधा है, परंतु कैसे पुष्प जो हैं उनके अलग अलग हैं, और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परागण कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, जिरेनोगैमी परागण कहलाता है। अब हम लोग जैनोगैमी पर परागण देखते हैं। पर परागण को समझते हैं क्या होता है। दो अलग अलग प्रकार के पौधे हों, दो अलग अलग प्रकार के पौधे हों, मतलब एक ही का पौधा ना हो, कोई दूसरा मतलब वैरायटी का पौधा हो गया, दूसरा वैरायटी का पौधा हो गया, और उनके बीच होने वाला परागण जो होता है वो क्या कहलाता है, पर परागण। दो अलग अलग प्रकार के पौधों के बीच होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। जैसे एक ये पेड़ हो गया, एक ये पेड़ हो गया, और इसमें इसके जो हो गए परागकण इसमें आए और इसके इसमें आए, तो ये क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाता है। इतना आपको परागण समझ में आया, इतना सफिशियंट है। ये डायग्राम बना करके अगर आप बोर्ड में लिख दोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। बस इसको डिफाइन ऐसे ही कर देना, ज़्यादा हौच पौच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष मतलब त्रिसंलयन से बनी प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है, मतलब त्रिसंलयन से बनी प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राइमरी इंडोस्पर्म जो होती है में बार बार विभाजन होता है। मतलब बार बार विभाजन होने से क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। मतलब त्रिसंलयन एक सेल होती है, उसमें प्राइमरी जो क्या होती है, जैसे ये त्रिसंलयन हो गई लेयर, इसमें जो प्राइमरी मतलब सबसे ऊपर वाली जो ये परत है, ये हो गई, ये परत हो गई। इसमें क्या होता है, बार बार विभाजन होने के फलस्वरूप क्या बनता है, आपका भ्रूणपोष बनता है। इतना समझ में है। इसकी कोशिकाएं पोषक पदार्थ युक्त होती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पोषक पदार्थ होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। भाई अगर इसकी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ नहीं होगा तो जो भ्रूण बनने वाला एम्ब्रियो जो बन रहा है उसको पोषण कैसे प्रदान होगा, वो डेवलप कैसे होगा। तो इसकी जो बाहर की जो मतलब कोशिकाएं होती हैं तो उसमें पोषक पदार्थ युक्त होती हैं, उसी से क्या होता है, भ्रूण को एम्ब्रियो को क्या न्यूट्रिशन मिलता है और वो बढ़ता है। जैसे कि देखो, एक सेल को हम लोग एन कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। जहाँ पे दो सेल हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। जिनको डिप्लॉइड को हम लोग 2n से प्रदर्शित करते हैं, हैप्लॉइड को n से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो जब ये दोनों संलयित होती हैं तो आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है त्रिसंलयन की बहन, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल आपकी बन गई, और इसको ये बनी आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। यहाँ मतलब यानी कि आपका क्या कहते हैं, त्रिसंलयन जो होता है उससे बनी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण हो गया। और इसको क्योंकि ये 3 सेलों से मिलकर के बनी है, 3 कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है, इसी वजह से इसको हम लोग कहेंगे 3n से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो आइए आगे समझते हैं आगे का टॉपिक क्या है। रुको, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिए और हम आपका डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। और फिर अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें विभाजन कैसे होता है। अभी आपने जो प्राथमिक, जो अभी आपको बताया था, जो प्राथमिक सेल बनती है, एंडोस्पर्म जो सेल बनती है आपकी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बनती है, उसके विभाजन से आपका भ्रूणपोष बनता है। ये प्राथमिक सेल बन गई आपकी, ये क्या बन गई, प्राथमिक सेल आपकी बन गई। प्राथमिक सेल जब 3n बनी है इसके समसूत्री विभाजन से, मतलब समसूत्री विभाजन होता है सब, मतलब 2-2 या 4-4 में विभाजन होगा, पहले 2 होगा फिर 4 होगा फिर 6 होगा, तो समसूत्री आपका विभाजन हो गया। तो एक सेल बनती है उसमें कई कोशिकाएं बनती हैं, ये भ्रूणपोष 3n आपका हो गया। अब भ्रूणपोष के प्रकार देखते हैं। भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा हो गया हेलोवियल भ्रूणपोष हेलोवियल एंडोस्पर्म। ओके, तो पहला अब हम लोग टॉपिक समझेंगे अच्छे से, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होती है। तो टॉपिक फर्स्ट समझने वाले हैं एंडोस्पर्म के प्रकार के, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है। ओके बच्चा, इतना समझ में आया। अब आगे आइए देखते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष जो ये है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है के केंद्रक में अनेक केंद्रकों का विभाजन होता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा देखो, ये आपको हमने एग्जांपल दिया। जो प्राथमिक भ्रूण सेल है उसका जो केंद्रक होता है वो कई केंद्रकों में ये विभाजित हो गया, छोटे छोटे सेलों में विभाजित हो गया। पर विभाजन मतलब इसका विभाजन तो होता रहता है, विभाजन होता रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिससे बहुकेंद्र की संरचना बन जाती है। बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब पहले जब देखो, इसका डायग्राम इधर भी बनाया है, ये तो मतलब आपको पहले वाला डायग्राम समझाया था, पर इसका विभाजन जो होता है वो इसी तरीके होता है। बस इसमें सेल मेम्ब्रेन ऊपर से बनी हुई है, मतलब कोशिका भित्ति बनी हुई है, और इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। मतलब इसमें देखो, इसका नाम ही क्या है, इसके नाम से सबसे पहले समझ लो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब फ्री हो, उनके ऊपर कोई कवरिंग ना हो। फ्री न्यूक्लियर मतलब उनका न्यूक्लियस जो हो वो फ्री हो, एकदम फ्री हो, उसके ऊपर कोई भी कवर या उसको मतलब किसी तरीके से बांधा ना गया हो, यही आपका होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसका डायग्राम आइए हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये है इसका डायग्राम, और ये है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नारियल का तरल द्रव। देखो, जब नारियल जब छोटा होता है, नारियल जब डेवलप होता है, पहली बात नारियल एक एम्ब्रियो है। हम लोग क्या खाते हैं, नारियल के पेड़ में एम्ब्रियो खाते हैं। तो नारियल एक एम्ब्रियो है, एक सेल है एंडोस्पर्म की। तो और सेल है, तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये देखो विभाजन हुआ, और ये आपकी सेल बनी। सेल के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं, तो इनके ऊपर जो है वो सेल का निर्माण आपको नहीं दिख रहा होगा। सेल नहीं है, सिर्फ कोशिकाएं बनी हुई हैं। और जब ये कोशिकाओं का जब दोबारा फिर इसका जब कोशिका डेवलप होती है, तो इसमें बीच में क्या वैक्यूल्स बनता है, मतलब वृत्तिका, बड़ा सा खोखला सा एक गोला बनता है, और साइड में इसी में आपका द्रव बना होता है, द्रव भर जाता है, जिसको नारियल पानी में हम लोग पीते हैं, उसको पीते। और उसके साइड में जो होती हैं ये कोशिकाएं होती हैं। फिर जब इसका विभाजन होता है, तब इन कोशिकाओं के ऊपर जब ये सेल बन चढ़ जाती है, तब हम लोग खाते हैं पका हुआ नारियल। तो ये बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। पहले देखो कोशिका हुई, पहले सेल हुई, सेल से फिर इसका समसूत्री विभाजन हुआ, फिर सेल बनी। सेल में एक कोशिका से कई कोश विभाजन का मतलब होता है एक कोशिकाओं से जब कई कोशिकाएं हुई, पर उनके ऊपर क्या हुआ, सेल मतलब यानी कि सेल वाल जो है नहीं बनी, कोशिका भित्ति नहीं बनी। तो ये आपका ये नारियल पानी बन गया, समझ लो ये नारियल पानी यहाँ से बनना शुरू हुआ। उसके बाद जब इसके बीच में वैक्यूल बना, तो ये जब इसकी जो सेलें हो गई वो साइड में आ गई, और बीच में क्या हो गया, लिक्विड द्रव भर गया। और द्रव भरने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी पी लिया। फिर उसके बाद जब इनके सेल जो होती हैं उसके ऊपर कवर बन गई, मतलब बाद में कवरिंग होती है, सेल के साथ साथ में कवरिंग नहीं होती है। और ये आपकी प्रोसेस हो गई, यहाँ पे बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो गया। ये मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का डायग्राम है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होती है। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होती है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। मतलब इसमें जब सेल होती है, ये सेल हो गई, इसका एग्जाम्पल है पिटूनिया। ओके, प्राथमिक भ्रूणपोष हो गया ये। इसका पहले विभाजन 2 कोशिकाओं में हुआ, 2 कोशिकाओं में होने के बाद जब इसका डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल साथ में ही डेवलप होती हैं।
केंद्रक विभाजन के साथ साथ जब इनका केंद्रक विभाजन होता है, ये विभाजन शुरू होता है, तो इसमें अंदर का जो सेल होती है, सेल जैसे ये सेल बनी और साथ में इसके जो सॉरी ये सेल नहीं बननी सही से, राउंड राउंड नहीं, और ये सेल बनी, सेल के ऊपर जो ये होती है इसको कहते हैं कोशिका, जिससे चारों तरफ से घिरी होती है। मतलब कोई कोशिका चारों तरफ से घिरी हो, गुलाब जामुन का एग्जांपल ले लो, अंदर वाइट वाइट भरा होता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक होता है, तो समझ लो अंदर की हो गई सेल और बाहर का हो गया क्या हो गया, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। एक ऐसे हो गया अंदर, एक तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो कोशिका समझ लो, जो गोल गोल होता है, फिर उसके बाद द्रव हो गया, और फिर उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए वही यहाँ पे दोनों का साथ में निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का, और इसका एग्जाम्पल है पिटूनिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हेलोबियम भ्रूणपोष क्या होता है। हेलोबियम भ्रूणपोष मतलब मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष जो होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, दोनों का, इसका प्लस इसका और इसका, दोनों को मिलाकर मिश्रण होता है, दोनों को मिलाकर हेलोबियम भ्रूणपोष बनता है। ओके, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रकीय तथा कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिश्रण होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो एरोमोरस है। और पहले देखो ये प्राथमिक भ्रूणपोष बना, फिर इसका समसूत्री विभाजन हुआ, 2 भागों में सेल बटी, फिर दोनों कोशिकाओं ने विभाजन किया तो कई सेलें बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे कई सेलों ने मिलकर के अपने ऊपर कवरिंग जब चढ़ा ली तो यहाँ कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। तो इतना समझ में आया आपको। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण क्या होता है। भ्रूण द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं एक बीजपत्री पौधे में समान होती हैं। जो एक बीजपत्री पौधा होता है उनमें जो प्रारंभिक भ्रूण की अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। ओके, तो द्विगुणित मतलब जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित होता है। द्विगुणित युग्मनज से कैसा होता है, जब द्विगुणित जो युग्मनज हो गया, जाइगोट जो हो गया, जाइगोट को युग्मनज कहते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इनमें युग्मनज 2 असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। मतलब युग्मनज का मतलब होता है जो ये जाइगोट होता है, ये 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं मतलब असमान कोशिकाओं में, जो समान नहीं होती, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, एक चाहे नीचे वाली छोटी ले लो चाहे ऊपर वाली बड़ी ले लो, तो मतलब असमान कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाएं समान नहीं होती, असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे कि असमान कोशिकाएं देखो हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ये युग्मनज हो गया, ये 2 कोशिकाएं हो गई, तो इसकी आधारी कोशिका, ये आधारी कोशिका जो है वो किसका निर्माण करती है, बीजांड द्वार की ओर जाती है। कैसे जाती है, बीजांड द्वार की ओर जाती है। और अग्रस्थ कोशिका जो आगे की कोशिका होती है वो निभाग की ओर जाती है। ओके, तो दोनों कोशिकाएं समान नहीं हैं। अब सेकेंड पॉइंट, मतलब अग्रस्थ कोशिका जो टर्मिनल सेल जो होती है वो निभाग की ओर जाती है। जो ये टर्मिनल सेल है कैसे जाती है, निभाग की ओर जाती है। और टर्मिनल सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये भी आप याद रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन, टीएस जो होता है, मतलब उसका जो सेक्शन होता है, जब टीएस मतलब होता है किसी को 2 भागों में काट दे, उसकी टीएस का मतलब होता है आंतरिक संरचना जो होती है, आंतरिक संरचना को टीएस कहते हैं। आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन, टीएस से 6 से 10 कोशिकाएं बनी संरचना बनती है, मतलब 6 से 10 कोशिकाओं वाली संरचना बनती है, जो निलंबन सर्पेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब आधारी कोशिका को जब अनुप्रस्थ मतलब उसका टीएस जो होता है, जो अंदर की जो होती है, उससे 6 से 10 कोशिकाएं बन, जो 6 से 10 कोशिकाओं से, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, जो 6 से 10 कोशिकाओं से जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सर्पेंसर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपकी कोशिका हो गई, ठीक। ये हो गया आप भ्रष्टि पहला हो गया। ये सहायक
कोशिका हो गई, ये आपका युग्मनज हो गया, जाइगोट हो गया। ओके, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष बना। और प्राथमिक भ्रूण कोश की मतलब यानी कि ये ऊपर की क्या बनी, कोशिका बन गई। और जो नीचे आया है ये अपभ्रष्टीय प्रति व्यासात कोशिका हो गई, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। अब ये दो भागों में जब बटी तो इसमें ये दो भागों में मतलब एक इधर आई, ये इधर आ गई, ये हो गई आपकी, ये हो गई आधारी कोशिका इधर का, मतलब ऊपर का पार्ट आधारी कोशिका, नीचे भ्रूणी कोशिका जो होती टर्मिनल सेल होती है। और ये आपका क्या हो गया, बेसल सेल। और ये बेसल सेल आपकी बन गई, और ये क्या है, युग्मनज हैं, जाइगोट हैं ये। ओके, अब नेक्स्ट आइए आगे समझते हैं। उसके बाद ये कोशिका बनी, इसमें कोशिका ये वाली बड़ी होती है, इसको हम लोग हेस्टोरियम बोलते हैं। हेस्टोरियम मतलब ये एक चूसने का काम करता है। ये जो नीचे की कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं, इसको सस्पेंसर बोलते हैं। और जो ये नीचे का गोलाकार बनता है इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये गोलाकार, यहाँ पे एम्ब्रियो, ये भ्रूण बन गया, और इसके अंदर ये कोशिका है। फिर उसके बाद निलंबन की क्रिया क्या होती है, पहले ये कोशिका हुई, फिर जो इसका ये नीचे चला आया सीधा सीधा, इसको निलंबन बोलेंगे। फिर यहाँ पे हार्ट शेप मतलब हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद क्या, प्रांकुर बनेगा। जब ये मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ये प्रांकुर होता है। ये इसका क्या होता है, ये इसमें भी ये निलंबन कहलाएगा, और ये मूलांकर कहलाएगा। ये बीजपत्र जो निकले दो दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, बीजपत्र कहेंगे, इनके बीज को प्रांकुर कहेंगे। और ये मेच्योर होता है, ये परिपक्व होता है। अब टर्मिनल सेल में क्या होता है, वर्टिकल डिवीज़न होता है। कैसा होता है, वर्टिकल डिवीज़न होता है। निलंबन क्या होता है, सस्पेंसर की प्रथम कोशिका आकार में बड़ी होती है। आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। जो प्रथम कोशिका होती है वो कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, जिसे चूसकांग हेस्टोरियम कहते हैं। अंतिम कोशिका जो अग्रस्थ कोशिका के पास होती है उसे हाइपोसिस कहलाती है, जो विकसित होकर मूलगोप रेडियल टिप का निर्माण करती है। मतलब ये जो बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी होती है ऊपर की कुछ कोशिका, इसको हाइटोरियम बोलते हैं। ये चूसने का काम करती है, जैसे कि मतलब आपकी जो का मुँह चूसने काम करता है, वैसे ये हो गई अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए ये वर्क करती है। और फिर इसके नीचे की जो कोशिका होती हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइपोसिस बोलते हैं। और जो विकसित होकर किसका, रेडियल टिप का निर्माण करती है। फिर टर्मिनल सेल क्या होता है, हम लोग समझेंगे टर्मिनल सेल क्या होती है। टर्मिनल सेल में तब जब इसका वीएस, इसका मतलब वर्टिकल डिवीज़न होता है। वर्टिकल डिवीज़न ऐसे 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 जब इसका वर्टिकल डिवीज़न होता है किसी सेल का, ऐसे ऐसे काट दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल डिवीज़न जब होता है तो उसमें अनुप्रस्थ मतलब उसकी कटी हुई, अनुप्रस्थ का मतलब होता है अंदर। जैसे ये आपकी हो गई कोशिका, इसको जब दो भागों में काट दिया गया तो जब ये अंदर का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ, मतलब टीएस होता है। उसमें क्या, 8 कोशिकाओं के 2 चक्र बने होते हैं। 8 कोशिकाओं के कितने चक्र बने होते हैं, तो 2 चक्र बने होते हैं। ऊपरी चक्र की ओर 4 कोशिकाएं, जैसे ये 8 कोशिकाएं आपकी बनी, ठीक, ये 8 कोशिकाएं बनी, तो ऊपरी कोश की ओर 4 कोशिकाएं होंगी, और नीचे की तरफ भी क्या होंगी, 4 कोशिकाएं होंगी। तो ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीज पत्रों परिक यानी हाइपोसाइटिल का निर्माण यानी मूलांकुर का निर्माण करती हैं। और जो प्रारंभ में भ्रूणपोष गोलाकार होता है, लेकिन बाद में यह बीज पत्रों के विकास के कारण कैसा हो जाता है, जब इसमें बीज पत्र का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के कारण ये हार्ट शेप का आपको दिखाई देता है। ओके, चलिए आइए, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ा जुकाम वगैरह हो रखा है, तो इस वजह से हो रही है, पर धीरे धीरे आपको फ्लोएंस एकदम फ्लो में आपको हमारी वीडियो मिलेंगी। तो आइए आगे देखते हैं। ये परिपक्व भ्रूण में 2 बीजपत्र एवं एक भ्रूणी एम्ब्रियो नल एग्जिस जो होता है। भ्रूणी अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग जो होता है, बीज पत्रों के अक्ष से जो ऊपर का भाग होता है वह इपीसाइटिल कहलाता है, जिसका अंतिम सिरा प्रांकुर, ये अंतिम सिरा जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। इसको प्लूम्यूल भी कहते हैं।
भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर का निचला भाग बीज पत्राधार हाइपोसाइटल कहलाता है, जिसका अंतिम सिरा मूलांकुर रेडियल होता है, जो मूलगोप यानी कि रूट टैप जो होती है, ये रूट टैप उसके ऊपर जैसे कैप लगी होती है उसको रूट टैप की तरह वही वर्क ये आपका मूलगोप रूट टैप करता है। से क्या होता है, कवर होता है। ये मूलांकुर है, ये आपका बीज फलधार है, और ये आपका क्या हो गए दोनों, ये बीज पत्र हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।